नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आपके अपने शो सवाल पब्लिक का। आपने न्याय यात्रा तो देखी होगी राहुल गांधी की। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जो जो हो रहा है, आप कुछ तो जान ही गए होंगे क्या तेवर हैं और क्या उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब अपनी न्याय यात्रा लेकर अमेठी और रायबरेली से होकर लखनऊ पहुंच चुके राहुल गांधी के बयान पर आज तूफान खड़ा हो गया है। रायबरेली में उन्होंने कहा कि वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। वाराणसी में सब शराब पिए हुए रहते हैं? ये सवाल आज पब्लिक उठा रही है। तो सवाल पब्लिक का है, राहुल गांधी का आक्रमण किसके खिलाफ है और उसके लपेटे में उत्तर प्रदेश का भी अपमान करने की कोशिश का आरोप क्या सही है? उधर राहुल गांधी ने आज भी कहा, न्याय यात्रा में पहले भी कह चुके हैं कि राम मंदिर में सिर्फ अडानी अंबानी जा रहे हैं, गरीब नहीं दिख रहा है। क्या राहुल गांधी मोदी विरोध में राम मंदिर में आ रहे भक्तों की भीड़ को देख नहीं पा रहे, या फिर ये पीछे के दरवाजे से राम मंदिर बनने का ही विरोध है? इस सब के बीच न्याय यात्रा में राहुल गांधी के ऐसे तेवरों के बावजूद अखिलेश यादव उनकी मांगों के आगे झुकने को तैयार नहीं दिखते। 17 सीटों के समाजवादी पार्टी के ऑफर के बावजूद कांग्रेस 3 सीटें और मांग रही है, जिससे गठबंधन का पेच फंस गया है, हिल ही नहीं रहा। वैसे समाजवादी पार्टी ने जिन 17 सीटों पर कांग्रेस को अलायंस का ऑफर दिया है, उसमें अमेठी और रायबरेली शामिल है। आज अमेठी में स्मृति ईरानी के चैलेंज पर कांग्रेस ने सिर्फ इतना कहा कि राहुल की वापसी का माहौल तो है, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। सवाल पब्लिक का है कि अगर वाकई राहुल के अमेठी वापसी का माहौल है, तो क्या राहुल गांधी को स्मृति ईरानी का चैलेंज कबूल है, या फिर अमेठी पर फैसला राहुल तभी करेंगे जब समाजवादी पार्टी उन्हें जीत की गारंटी देंगे? जब विपक्ष का इंडिया जुट नहीं रहा, तब क्या राहुल गांधी राम मंदिर के पीछे पड़ गए हैं? क्या राहुल पर यूपी का अपमान करने का आरोप सही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। (2019) के चुनाव के बाद आज पहला मौका था जब अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों मौजूद थे। राहुल तो न्याय यात्रा लेकर आज ही अमेठी से रायबरेली गए और आगे लखनऊ के लिए निकल गए, लेकिन स्मृति ईरानी पिछले 2 दिनों से 4 दिनों की अमेठी दौरे पर मौजूद है, बल्कि 22 तारीख को उनके घर का गृह प्रवेश है, जो उन्होंने अमेठी में बनाया है, इसलिए कि अमेठी वालों को कभी दिल्ली आने की जरूरत ना पड़े। अपने काम कराने वो स्मृति दीदी के घर कभी भी आ सकते हैं। कल ही स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से लड़ने का चैलेंज भी कर दिया था। कांग्रेस ने आज स्मृति ईरानी के इस चैलेंज का जवाब दिया। क्या कहा, आपको जयराम रमेश का वो बयान सुनवाऊं, उसके पहले आपको राहुल गांधी का आज का वायरल बयान सुनना चाहिए। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अडानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? मैं पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी ने जो ये 2 बातें कही हैं, उसका आधार क्या है?
राहुल कैसे कह सकते हैं कि यूपी का भविष्य शराब पीकर नाच रहा है, सड़कों पर लेटा हुआ है, और आप उसे वाराणसी से जोड़ देंगे कि वहां बाजा बजता रहता है और उस बाजे पर लोग दारू पीकर लेटे रहते हैं, नाचते रहते हैं सड़कों पर। वो कैसे कह सकते हैं कि राम मंदिर में अंबानी अडानी दिख रहे हैं, गरीब नहीं दिख रहा? पिछले 25 दिनों में 50 लाख भक्तों के राम मंदिर पहुंचने का आंकड़ा क्या बताता है? क्या उनमें देश के आम राम भक्त शामिल नहीं हैं? ये तस्वीरें देखिए, ये आपको अडानी अंबानी नजर आ रहे हैं? ये लाइनों में जो लोग अंदर राम मंदिर के जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब अडानी और अंबानी हैं? इस देश के सिर्फ बिलियनर्स हैं? ये सवाल आज पूछ रहे हैं लोग। सवाल है कि क्या काशी कॉरिडोर के बाद अब भव्य राम मंदिर के लिए नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मिलता देखकर राहुल गांधी ये हमले कर रहे हैं? क्या हिंदुत्व और राम लहर से राहुल गांधी सीधे नहीं लड़ सकते, तो अब इस तरह से वार किया जा रहा है? क्या ये यूपी का अपमान नहीं है? सुनिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये पलटवार। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है, वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। इस बीच राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के अमेठी वाले चैलेंज पर भी कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। सुनिए कैसे जयराम रमेश ने राहुल गांधी के अमेठी वापसी का माहौल होने की बात की तो स्मृति ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है, पर माहौल जो है वापसी का है। तो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने एक गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। नहीं, चैलेंज करना उनका लोकतांत्रिक हक बनता है, चैलेंज करने दीजिए। अब वक्त आएगा, राहुल जी अगर लड़ना चाहते हैं, सीईसी मंजूरी देती है तो वो लड़ेंगे, उन पर निर्भर है। पर हम किसी चैलेंज से भाग नहीं रहे कि आज का जो माहौल है, कई लोग, मैंने करीब 70-80 लोगों से मैंने खुद बात की, माने जनसभा में नहीं, बाहर जाके मैंने बात की, और सभी लोगों ने कहा कि साहब 2019 में हमसे गलती हो गई, इस बार राहुल भैया को यहीं से लड़ना है और वो जीतेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है, उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे कि बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के, अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 70-80 लोगों से बात की थी कांग्रेस पार्टी ने, जयराम रमेश ने, और उन्होंने कहा 2019 में उनसे गलती हो गई। 70-80 लोगों से, और उसके बाद अमेठी वापस लौटने का इरादा भी कर लिया। अमेठी या कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस की मजबूरी है क्या? क्या ये मजबूरी यूपी में अटके इंडी अलायंस की वजह से है? कांग्रेस अलायंस के लिए समाजवादी पार्टी से 17 सीटों के अलावा 3 सीटों की मांग और कर रही है। ये 3 सीटें हैं बिजनौर, बलिया और मुरादाबाद। कई और सीटों की बात होती है, कभी बलिया निकलता है, संभल आता है, कभी संभल निकलता है, और दूसरी सीट आ जाती है, लखीमपुर खेड़ी की बात होने लगती है। लेकिन 3 सीटों की कहीं पर अटकी हुई पेच जो है वो इंडी अलायंस को आगे बढ़ने नहीं दे रही। अब बिजनौर में 2019 में कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लगभग 2.5% से कम वोट मिले थे। यहां से कांग्रेस को आखिरी बार कम से कम 39 साल पहले यानी कि 1984 में जीत मिली थी। लेकिन बिजनौर की सीट चाहिए कांग्रेस पार्टी को। बलिया में 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा ही कैंसिल हो गया था, और मुरादाबाद में 2019 में समाजवादी पार्टी के एसटी हसन सांसद
चुने गए थे। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को वहां से लगभग 4.5%, 4.62% वोट मिला था। सुना आपने, इमरान प्रतापगढ़ी जो पोस्टर बॉय हैं कांग्रेस पार्टी को, उनको 4.62% वोट मिला था। उधर जिन 17 सीटों का ऑफर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिया है, उसमें से कई सीटों पर समाजवादी पार्टी 2019 में कड़ा मुकाबला ही नहीं कर सकी थी। पब्लिक का नंबर 1, क्या मोदी के राम मंदिर काशी कॉरिडोर से चिढ़कर राहुल गांधी यूपी का अपमान कर रहे हैं? सवाल नंबर 2, अमेठी में राहुल गांधी की वापसी का माहौल कहकर क्या कांग्रेस स्मृति ईरानी के चैलेंज पर सिर्फ फेस सेविंग कर रही है या वाकई इरादा है अमेठी में वापस लौटने का? क्या यूपी में अखिलेश राहुल का अलायंस इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि कांग्रेस आज की हैसियत से ज्यादा मांग रही है? और आखिरी सवाल जो पब्लिक पूछ रही है, क्या सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के परिवार में भी कोई हंगामा मचा हुआ है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी, हमारे साथ तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर, मनोज यादव जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक जो लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, लिस्ट पर लिस्ट आ रही है, इंतजार की घड़ियां क्या खत्म हो गई हैं? घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही है, तो राहुल गांधी का क्या टाइम अप हो गया है? और मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी ने वाराणसी के बारे में जो कहा कि वाराणसी में यूपी का भविष्य शराब पीकर सड़कों पर लेट लेट कर डांस कर रहा है, आपको भी लगता है यूपी का भविष्य ऐसे ही वाराणसी में है, शराब पीकर लेटा हुआ? बिल्कुल नाविका जी, आपको नमस्कार, आपके पैनलिस्ट साथियों को जितने हैं सबको मेरा नमस्कार, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो मुझे फिर से बर्दाश्त करेंगे और सुनेंगे। देखिए, बड़े वाजिब सवाल आपने पूछ लिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में समाजवादी पार्टी की लिस्टों का आखिर क्या मायने हैं। मायने बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस से जिन सीटों पे हमारी बात चल रही है, उन सीटों पे हमने उनको छोड़ के जो अन्य हमारी सीटें हैं जिस पे समाजवादी पार्टी को लड़ना है, जिन पे तैयारी पिछले 6 महीनों से हम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपनी तैयारी कर रहे हैं तो अपने प्रत्याशियों की उद्घोषणा करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल है ही नहीं है जो समाजवादी पार्टी की तरह इस वक्त सीटों का बंटवारा करके अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रहा हो। वेयर इज एनडीए? कहां है एनडीए? एनडीए के प्रत्याशी कहां है? क्या पैसे का बंटवारा कर रहे हैं क्या? निषाद जी, राजभर जी, अनुप्रिया पटेल जी या अबारल्डी वाले जी, जितने लोग हैं, क्या पैसे बांट रहे हैं? किससे कौन सा सीट कितने में बेचना है? इस वजह से अब तक बंटवारा सीटों का या प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई। कर देना चाहिए था। इसमें तो नरेंद्र मोदी जी को अग्रिम पंक्ति में आके ये काम करना चाहिए, क्योंकि उनका बिग फेस है, बिग पार्टी है, बिग योजनाएं हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो खुद इतने बिग हैं कि सब कुछ स्मॉल ही स्मॉल दिख रहा है पूरी दुनिया में। तो कम से कम उनको नहीं डरना चाहिए। पता नहीं किस बात का डर है। अब आपने बात कही कि राहुल गांधी जी आखिर जो बनारस के परिदृश्य को दिखाया, तो राहुल गांधी जी ने सिर्फ बनारस की बात करी है। मैं आपको इसके आगे की बात बताता हूं। क्या उत्तर प्रदेश, क्या देश, और खासकर उत्तर भारत में बीजेपी ने नौजवानों को अराजक बना दिया है। दारू पीना, डांस करना, सड़क पर लौटना, ये तो एक बात है। वो तो किसी के साथ भी लिंचिंग कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी महिला को, किसी छात्रा को, किसी नौजवान को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को। आप आए दिन वीडियो देखती हैं नाविका जी की वो उनको मार रहे हैं, किसी को टॉयलेट किसी के ऊपर कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश की पिक्चर याद होगी, ये वही तो भाजपा है ना। कहीं पे जूता चटवा रहे हैं, कहीं पे किसी को मोछ रखने पे उसकी मोछ बनवा दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं, और कहीं किसी दलित को घोड़े पे नहीं चढ़ने दे रहे हैं। यही तो अचीवमेंट है बीजेपी का।
आपने आप बहुत जनरल सी बात कर रहे हैं, ऐसे एक आधे इंसिडेंट आप कहीं से उठाकर उनको जनरलाइज कर रहे हैं, लेकिन और वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं मानती हूं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर क्राइम कहीं भी होता है, उसके लिए आप मोदी को ठहरा देंगे रिस्पॉन्सिबल, तो यह आपकी मंशा हो सकती है। लेकिन सवाल जो है वो है राहुल गांधी, वाराणसी राम मंदिर में अडानी अंबानी, बाकी कोई नहीं, इन दोनों पर तो कुछ बोलिए, आपका स्टैंड क्या है? क्या गलती सिर्फ वाराणसी और अयोध्या में और राम मंदिर में ही नजर आती है? देखिए नाविका जी, आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि आखिर मैं इन विषयों पे क्यों नहीं बोल रहा हूं। बिल्कुल बोलूंगा, मैं, मेरी पार्टी, सभी बहुत धन्यवाद, सीधा जवाब दीजिए, ईमानदारी से बात रखें, सीधा जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल सीधा जवाब यह है कि बीजेपी धर्म की, आस्था की अफीम को जनता को चटा के इस देश को कर्ज में डाल के 205 लाख सवाल कांग्रेस पर, सवाल कांग्रेस पर, जवाब बीजेपी पर। अब मनोज यादव जी थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप। अब ये जलेबी जो है, ये किसी के समझ में आए ना आए, मेरे समझ में आ रही है कि कांग्रेस के बारे में आपसे कुछ कहने के वो बन नहीं पड़ रहा, तो मैं आपको सुनवा देती हूं राहुल गांधी जी ने और क्या कहा। तहसीन पूनावाला जी ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे, मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय। अब तहसीन पूनावाला जी, ये पिछले 3-4 दिनों में ऐश्वर्या राय पे बहुत बरस रहे हैं राहुल गांधी। कनेक्शन क्या है? वो तो गई भी नहीं राम मंदिर, कोई कनेक्शन है नहीं। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो कभी वाराणसी के पीछे पड़े, कभी राम मंदिर, और कभी अंबानी अडानी तो वो पड़े रहते थे, अब ऐश्वर्या राय के भी पीछे पड़ गए हैं। मुझे बताइए यूपी का भविष्य लौट रहा है शराब पीकर, से मतलब क्या है राहुल गांधी का? अमेठी वापस लौटकर लड़ने की हिम्मत है? ये स्मृति ईरानी ने पूछा, वो जवाब नहीं दिया, लेकिन वाराणसी और राम मंदिर को रोज किसी ना किसी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, क्यों? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। और मनोज भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, किस बेबाकी से वे जवाब देते हो, कितनी अच्छी तरह से जवाब देते। बिल्कुल उन्होंने मेरे सारे प्रश्नों, जो आपके प्रश्न थे उनके जवाब दे दिए, मेरे लिए भी उन्होंने उत्तर दे दिया। मैं दोबारा से समझाता हूँ नाविका जी, सवाल राम मंदिर पर सवाल नहीं उठा रहे। राम मंदिर का इन्विटेशन तो माननीय गृह मंत्री को भी मिला था ना, वे भी नहीं गए, तो क्या माननीय गृह मंत्री भी देश विरोधी, धर्म विरोधी? माननीय राष्ट्रपति को भी मिला था, वे भी नहीं गई, तो वे भी है हिंदू विरोधी। बात वे नहीं है, बात यह है कि अगर धर्म खतरे में है तो क्यों नहीं अमित शाह जी के पुत्र तलवार लेकर सड़क पे उतरते? क्यों नहीं शिवराज सिंह चौहान के बेटे तलवार लेकर सड़क पे उतरते? क्यों शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते, अंग्रेजी में पढ़ाई करते? क्यों हिमंता बिस्वा शर्मा जी के बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते? और यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनमें नफरत भरी जाती है। ये देखकर पतंगे भी हैरान होगी, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। क्यों लिंचिंग एनकरेज किया जा रहा है? सवाल ये है कि फ्यूचर जॉब्स के लिए क्यों बातचीत नहीं होती? वेब 3.0 की बातचीत क्यों नहीं होती? आज हमारे मुल्क के अंदर एक कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है। यंगस्टर्स, ये लोग को हार्ट अटैक हो रहा है, हम इनकी वीडियोस देख रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही। इस पेंडेमिक पे सरकार, इस पर कोई बातचीत नहीं करना है सरकार को। स्वास्थ्य मंत्रालय को एक इस पे पेपर जारी नहीं करना है। क्या यंगस्टर्स को इस वक्त हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है? अचानक सड़क पे चलते चलते, डांस करते करते, जिम में, क्या इस पर हमें संज्ञान लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? हमें तो अगर कोई धर्म की आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कोविड के बाद लोग डांस कर रहे हैं और वैसे हार्ट अटैक हो रहा है, वो मुद्दा उठा रहे थे अजय आलोक जी, आपको इस मुद्दे का कहीं रेफरेंस नजर आया जो वाराणसी के बारे में, ऐश्वर्या राय जी के बारे में, या अडानी अंबानी और राम मंदिर के बारे में राहुल गांधी ने कहा? नविका जी, राहुल गांधी को तो छोड़ दीजिए, अब आप देखिए मनोज यादव जी ने कहा अपने वक्तव्य में कि धर्म और आस्था की अफीम चटा रहे। ये कितनी गंदी बात है कि धर्म और आस्था को अफीम बता दिया। ये मानसिकता है?
तभी इनके यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य, खैर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, सनातन पे खुलेआम अटैक करते थे, कोई कुछ नहीं कहता था इनके समाजवादी पार्टी से। ये धर्म आस्था को अफीम मानते हैं, ये इनकी मानसिकता है। अब मैं तहसीन भाई से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी तो यात्रा करते हैं ना, यात्रा के बाद जब यात्रा खत्म होती है कंटेनर में जाके सो जाते हैं। उनकी यात्रा में शराब पी के लोग आते हैं क्या? तभी ना उन्होंने देखा होगा सड़क पे लेटा हुआ। और एक व्यक्ति शराब पी के आता है और उत्तर प्रदेश के 35 करोड़ के लोगों का भविष्य खराब है। बहुत अच्छा। और बनारस को उसमें जोड़ना जरूरी था, बनारस को जोड़ना जरूरी था, क्योंकि वहां बाबा विश्वनाथ है ना। बनारस को नहीं जोड़ते तो सनातन पर अटैक कैसे होता? ये सब जानबूझ के रिटन स्क्रिप्टेड है। ये सब बात बोलेंगे तो मुसलमान खुश होंगे, ये सारी रिटन स्क्रिप्टेड है। और ये जो अलायंस का झंझट चल रहा है ना, खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को भी डर है कि बिजनौर मांग रहे हैं, संभल मांग रहे हैं, मुरादाबाद मांग रहे हैं, कौन सी सीटें हैं? समाजवादी पार्टी को भी यही डर है कि मुसलमान छिटक गया तो हम तो फिट हो जाएंगे, फिर 5-6% पे कहानी आ जाएगी। और कांग्रेस को लगता है कि मुसलमान इस बार एक एन ब्लॉक हमें वोट करेगा। पॉलिटिकल पे आइए ना, तहसीन भाई कहां इधर उधर भाग रहे हैं? कोविड की बात कर रहे हैं। कोविड के बाद कोविड के बारे में क्या कहा था राहुल गांधी ने? मोविड, याद है ना आपको? ये वही राहुल गांधी है जिसकी मानसिकता इतनी विकृत थी कि कोविड में लोग मर रहे थे, देश कराह रहा था, ये कोविड को मोविड कह रहे थे। उस पे तो आप नहीं याद दिलाते हैं। वैक्सीन, मुझे यही राहुल गांधी कहते थे कि वैक्सीन ले, नहीं मोदी की वैक्सीन है, वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी? अखिलेश यादव तो खुलेआम कहते थे कि नहीं लेंगे वैक्सीन। ये मानसिकता थी। चुनाव में देश इस बात को भी याद करेगा। आज उन्होंने जो किया है बनारस में, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान किया है उन्होंने। उत्तर प्रदेश का भविष्य सड़क पे लेटा हुआ है और ये जानबूझ के उन्होंने कहा है, क्योंकि वो बनारस से निकल गए थे, अगले दिन आ गए तो सुल्तानपुर में, तब ये बयान निकला है। रात में किसी ने लिख के दिया होगा कि ये बोलिए। नाविका जी प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। इतनी विकृत मानसिकता हो चुकी है कि अपने ही यात्रा में कोई लोग को देख के उसी पे बोलने लगते हैं। और नेचुरल बात है कि राहुल गांधी की यात्रा में शराब पी के नहीं आएंगे तो क्या चीज आएंगे? अच्छा एक बात और तहसीन बताइएगा, राहुल गांधी तो पूरा विश्व में घूमते हैं, चर्च के बाहर कभी आज तक चर्च के बारे में ये कमेंट करने की हिम्मत होगी कि चर्च के बाहर शराब पी के लोग घूम रहा था? बनारस का नाम लेना जरूरी था उनको? तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो। आज लड़ाई जो हो रही है कि मुसलमान जोड़ो यात्रा जहां निकल रही है तो कहीं मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़ के भाग गया तो सपा का क्या होगा? कांग्रेस सोच रही है कि नहीं, अगर मिलेगा तो हमें तो ये सीट चाहिए ही चाहिए। हिम्मत नहीं हो रही है कि भिखारी या रंगदार बन के बोल रहा है। अभी कांग्रेस तहसीन पूनावाला 30 सेकंड काउंटर, तहसीन पूनावाला 30 सेकंड में काउंटर। मैं बस 2 चीज से काउंटर करूंगा। इस डिबेट के शुरुआत में ना ही मनोज भाई ना ही मैंने किसी धर्म की बात की, हमने बात की विकास की। मुसलमान धर्म जोड़ने वाले भाजपा से, इससे किसका फायदा हो रहा है? आपके व्यूअर्स ने देख लिया। दूसरी बात, अजय भाई प्लीज। दूसरी चीज, अगर मैं एक मुद्दा उठा रहा हूं कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहे, सडनली आ रहे, इसमें क्या हिंदू मुसलमान है? हार्ट अटैक सिर्फ हिंदुओं को आ रहे, मुसलमानों को आ रहे? ये कैसी आप बात करें? आप तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे स्पोक्सपर्सन हैं, इसकी कौन सी बात है? मेरा आपसे सवाल इतना है, अजय भाई मेरी लास्ट लाइन सुनते फिर आप बोल दीजिए। अजय भाई प्लीज लास्ट लाइन। हिंदू बच्चे और मुस्लिम युवा, उनके दुश्मन एक ही है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, तो क्या इतनी महंगाई नहीं पर तहसीन पूनावाला जी इसका जवाब दीजिए कि वो सारे बच्चे क्या वाराणसी में है और वाराणसी में शराब पीकर सड़कों पर लेटे हुए हैं, इसलिए यूपी का भविष्य अंधकार में है? इसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहे? मुझे भी पूरे देश में नौकरियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है। और नाविका जी मैं आपके शो पे एक चीज कह रहा हूं, इस बात को याद रखिए, सबसे ज्यादा शराब जिस सूबे में बिकता है वहां पे शराब बैन है, गुजरात के अंदर। इस चीज को नोट कीजिए। ये शराब के वाराणसी पर नहीं देंगे आप कोई भी जवाब, वाराणसी पर आपको कुछ नहीं कहना है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊं इससे पहले, अब जाति जनगणना के लिए जो राहुल गांधी ने कहा और एक पत्रकार से किस तरह से व्यवहार किया, यह भी मैं आपको सुनाना चाहती हूं। यह बरेली की घटना है, ये देखिए। ओबीसी शब्द का मतलब बताओ मुझे। सर, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हीं को ओबीसी कहते हैं। हम लोग ओबीसी एससी जो है पिछड़े समाज से हैं, हम लोगों का जो सबसे पहले भाई माइक इस्तेमाल करना सीखो, इसको यहां पकड़ो फिर बोलो। सर थोड़ा घबरा रहे हैं। घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है।
आपको नहीं घबराना। ओबीसी क्या है मुझे बताओ। हम थक चुके हैं। बोलो बोलो बोलो। ओबीसी क्या है ओबीसी क्या है मुझे बताओ। रिलैक्स करो, शांत हो जाओ। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट। आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। आपने कभी मीट भैया उसको मारो मत बेचारे को। और वो पत्रकार ओबीसी था, उसके मालिक पर उसको मारा जा रहा है। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये किसका गुस्सा किसके ऊपर? गुस्सा है मोदी पर, वाराणसी पर उतार दिया। गुस्सा है मोदी पर, ओबीसी वाले को पीट दिया। उसके मालिक की जाति पूछी जा रही है। ये किस तरह के तेवर हैं? नंबर एक। और नंबर दो जो सवाल मैं पूछना चाहती हूं, मुरादाबाद, बिजनौर, बलिया, ये सब जो सीटें मांगी जा रही हैं, इसका मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद मुस्लिम पॉपुलेशन है 46% के ऊपर और दलित हैं यहां लगभग 14%। बिजनौर में लगभग 41% मुसलमान हैं, लगभग 20% यहां पर दलित हैं। और बलिया में 8% मुसलमान हैं, 15% जो हैं वो उसमें दलित हैं। अब बिजनौर चाहिए, यहां से अटकलें चल रही हैं कि खड़गे जी को लड़ाएंगे। क्यों? 41% मुसलमान वोट है और 20% दलित, दोनों मिल जाएगा, ये सेफ सीट हो जाएगी। मैं पूछना चाहती हूं, ये कैलकुलेशन जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं राहुल गांधी के और जिस तरह का व्यवहार समाजवादी पार्टी का, जो तीसरी लिस्ट आ गई आज, इससे यूपी का आपको क्या हुलिया दिख रहा है चुनाव को लेकर? नवका जी, सबसे पहले तो ये कि इसमें किसी को भला कोई ऐतराज कैसे हो सकता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कैसे अपनी सीटों का बंटवारा करे। इसमें भी किसी को कोई अब संदेह नहीं है कि दोनों पार्टियां शातिर तरीके से अपना पक्ष देख रही हैं, अपना लाभ देख रही हैं और देखना भी चाहिए उनको। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और सलीम इकबाल शेरवानी, उन्होंने समाजवादी पार्टी को डेंट करने की कोशिश की है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के मुद्दे पर, यह दिखता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के जो जिसको कहते हैं ना कि उसको लाभ देने के लिए कोशिश है। क्योंकि निश्चित तौर पर जो अल्पसंख्यक मत हैं, जो मुस्लिम मत हैं, वो कोई और पार्टी तो उसमें साझेदार अभी तक हो नहीं रही। एआईएमआईएम कोशिश करती, बहुत कुछ है नहीं। बहुजन समाज पार्टी का एक जो हिस्सा है वो कितना बचेगा वो देखने वाला होगा। कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना के बाद वहां इनरोड्स कर रही थी, तो दोनों पार्टियों के बीच की रस्साकशी है। अखिलेश यादव शायद ये समझ गए, इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला है और राजनीतिक तौर पर यह समझदारी भरा है। जैसे कांग्रेस उनको टरकाती रहती है, जवाब नहीं देती है, कह रही कि भैया हम राहुल गांधी को बार बार लिस्ट नहीं भेज सकते हैं, तो उन्होंने भी तय कर लिया है कि ठीक है, तुम अगर नहीं आ रहे हो टेबल पे, सहमति नहीं बना रहे हो, तो हम अपनी सीटें जहां हमने तैयारी की है वो हम घोषित करते जाएंगे। और मुस्लिम बहुल सीटों पर तो हर कोई जानता है 60% के आसपास मुस्लिम मतदाता वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट करता है, तो वो भला क्यों सीटें देंगे। कांग्रेस को लगता है कि थोड़ा सा उसी में हम भी थोड़ा सा पार कर जाएं, तर जाएं। नंबर 1। दूसरा वाला सवाल वो ज्यादा गंभीर है और मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को सचमुच राहुल गांधी को जमकर सुनना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि इनके भाषण, वीडियो जगह जगह चौराहे पर चलाए जाएं। जो ये पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें वो सुने कि किस तरह से देश में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने वाला व्यक्ति वो कह रहा है कि तुम्हारी जाति क्या है, वो बता रहा है कि किस तरह से भारत का हर आदमी मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, तुम सब भूखे मरोगे, किसी की बारी नहीं बचेगी। वो कह रहा है कि ऐश्वर्या राय नाच रही है, उसको दिखा। अरे कोई तो मतलब रैली में, भाषण में किसी नेता के बोलने का कोई तो तरीका होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वहां नरेंद्र मोदी दिखेगा, अंबानी दिखेगा, अडानी दिखेगा। अरे भैया, राम मंदिर में सिर्फ भगवान राम दिखेंगे, दूसरी जो मूर्तियां लगेंगी वो दिखेंगे, दूसरे विग्रह दिखेंगे, उनको दर्शन करने वाले सारे लोग होंगे।
और वहां जाकर देखना चाहिए, प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख लोग जो जा रहे हैं औसत, उसमें कोई ऐसा नहीं जो ना हो। और वहां वो जाति पूछकर ना तो किसी को एंट्री मिलती है, ना जाति पूछकर किसी को प्राथमिकता मिलती है, ना किसी को आगे बढ़ाया जाता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं सचमुच कह रहा हूं। देखिए, कई बार होता है ना कि आप राजनीति में किसी के भी पक्ष में हो सकते हैं, पत्रकार के तौर पर भी किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, किसी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने वाला एक व्यक्ति जो देश के इतने बड़े परिवार से, जिसके परिवार में 3 लोग प्रधानमंत्री, 4 लोग प्रधानमंत्री, 3 लोग, और चौथी तो खैर सुपर प्राइम मिनिस्टर उनकी माताजी थी। तो कुल मिलाकर उस स्थिति का व्यक्ति अगर ऐसे सड़कों पर अराजकतावादी भाषण कर रहा है, और मैं तो कह रहा हूं, मैं तो देखकर हिल गया, मुझे तो लगता है सचमुच कुछ बुरी तरह से हिला हुआ है। मैंने प्रतापगढ़ वाला भाषण भी बहुत ध्यान से सुना, हमारे शहर प्रयागराज का भी भाषण बहुत ध्यान से सुना, और ये अभी मैंने सुना नहीं था, ये मैंने टीवी चैनलों पर ये देखा अभी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि शराब पीकर युवा नाच रहा है, उत्तर प्रदेश का भविष्य। उत्तर प्रदेश का भविष्य ऐसा नहीं है भैया, उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर स्थिति में जा रहा है। हम देश के हर राज्य के मुकाबले खड़े हैं, हम इसी राज्य के, हमको ऐसे आप मत अपमानित कीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी को इसी उत्तर प्रदेश ने सर माथे बिठाया था पूरे परिवार। अमेठी और रायबरेली ये लोग जाते नहीं थे, इनकी जरूरत नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वहां के लोग इनको जिता कर भेजते थे। और कमाल आप देखिए, सिर्फ अमेठी रायबरेली को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को अपमानित कर रहा हूं। और सिर्फ एक ये घटना नहीं है, ऐश्वर्या राय अगर फिल्म एक्ट्रेस हैं, वो किसी भी जगह किसी भूमिका में है, उसको लेकर अपमानित करना, किसी ने पैसे कमाए, कोई उद्योगपति है तो उसको लेकर अपमानित करना, और हर किसी से राह चलते जाति पूछना, उसको भीड़ के बीच में ह्यूमिलिएट करना, ये अगंभीर, अपरिपक्व, बहुत हल्के नेता के लक्षण है, ये मैं कहूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, भीड़ में जाएंगे तो लोगों से उनकी जाति पूछने लगेंगे और मजाक उड़ाएंगे लोगों का, ये शिव प्रसाद है। अरे भाई, इसको तुम्हारे मालिक का क्या जाति है, मालिक तुम्हारा जो है वो अमीर है, वो ये है, वो है, तो जिनके पास नौकरी है उनकी नौकरी ले लो, और बाकी जिनके पास नहीं है उसके बारे में रोना शुरू कर दो। तो क्या इसी तरह से आप भविष्य इस देश के नौजवानों का आप ब्राइट करेंगे? देखिए, राहुल गांधी बहुत अच्छा बोलते हैं, राहुल गांधी सही मुद्दे उठाते हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी को मालूम नहीं है शायद कि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक साल में 65,000 महिला उत्पीड़न के केसेस हैं। माय डियर मिस्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये आपके यूपी के प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो सरकारी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब उस केस में अगर लॉ एंड ऑर्डर जा चुका है और राहुल गांधी को रात में शराब पिए हुए लोग घूमते हुए दिख रहे हैं, उस इश्यू को उठा रहे हैं वो, तो उसमें आपको सनातन पे हमला दिख जाता है, आपको बनारस दिखने लग जाता है। तो क्या करें? हरिद्वार, बनारस और अयोध्या में लोग अगर दंगाई करें तो उसको राहुल गांधी ना रेस करें, उस इश्यू को चुप बैठ जाएं उस तरीके से जैसे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। यह गलत है। दूसरी बात, अयोध्या के राम मंदिर की बात करी, प्राण प्रतिष्ठा में अडानी, अंबानी, एक पूरा कॉर्पोरेट जगत अडानी अंबानी साहब के नेतृत्व में वहां पहुंचा था। अमिताभ बच्चन, सोनू निगम, एक से एक एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कर क्या रहे थे आप वहां पे इवेंट मैनेजमेंट कर रहे थे। आपने गरीबों का जमावड़ा नहीं दिखाया पहले दिन, और हो सकता है कुछ समय के बाद 2 लाइनें लग जाएं, एक अमीर की लाइन, एक गरीब की लाइन, ज्यादा पैसे दो जल्दी दर्शन होगा। तो इन इश्यूज को अगर कोई रेस कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये इश्यूज रेस करने चाहिए और कॉर्पोरेट्स को क्वेश्चन करना चाहिए। गरीब लोगों का देश है, गरीब किसानों का, गरीब कामगारों का। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पैसा कमाना अच्छी बात है, पैसा कैसे कमाते हैं, क्या किकबैक्स लेते हैं? 6,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए? नहीं, आप लाइनें दिखानी पड़ेगी, गरीब की, अमीर की, ठाकुर की, भूमिहार की, इस तरह से लाइनें दिखानी पड़ेंगी। और आप किस तरह का तर्क दे रहे मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी को, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने संदेश खाली के बारे में बोलते हुए सुना? अराजकता सिर्फ वाराणसी में है, संदेश खाली में जो हो रहा है वो सही है? ये सवाल इसका जवाब दे। मैं तौसीफ खान जी, आप जरूर सुनिएगा। नविका जी, जब मणिपुर की घटना हुई थी, आप ही के साथ हम लोगों ने कहा था कि ये देश को शर्मसार करने वाला है। संदेश खाली में जो हो रहा है वो भी देश को शर्मसार करने वाला है। और देश के किसी भी हिस्से में कोई घटना अगर महिलाओं पर या किसी के साथ अत्याचार, और मैं फिर कह रहा हूं,
मैं बार बार कई बार ये बात कहता हूं कि आप राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी पर अपना नैरेटिव खड़ा करने के लिए खूब तर्क लेकर आइए। मुझे तो जो डर लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए वो आज ज्यादा बड़ा हो गया। आप देखिए हम लोगों की डिबेट में विवेक श्रीवास्तव क्या शब्द लेके आए, वो आपकी ये बहस सुन रहे होंगे नविका जी, तरह सोचिए। उन्होंने कहा हरिद्वार में, अयोध्या में, काशी में कोई क्या कुछ करेगा तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। कोई लाइन किसी जाति के आधार पर किसी मंदिर में नहीं लगती। और अयोध्या में तो हम लोग चूंकि पहले दिन से दूसरे दिन तक तो वहीं मैंने नहीं कहा है, जिस तरह से ये बोल रहे हैं, यूज किया है। कम्युनिस्टों ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क करना तय कर लिया है। राहुल गांधी के सलाहकार मुझे लगता है कि ये पूरा भाषण उनके आसपास के कम्युनिस्ट लिखते हैं। और ये जब तक राहुल गांधी को पूरी तरह से राजनीति में खत्म नहीं कर देंगे तब तक ये मानेंगे नहीं। देश की आस्था पर, राम पर, शिव पर, कृष्ण पर ये लगातार टिप्पणियां करते हैं और उस टिप्पणी को करने के बाद ये कहते हैं कि राहुल गांधी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है ये साजिश लगती है, क्योंकि इनको लगता है दूसरी चीजों पर बातचीत नहीं हो। कोई सरोकारी आदमी संदेश खाली पर बोल नहीं रहा जिसमें कोर्ट इंटरवेंशन से एफआईआर करानी पड़ी। वहां ममता बनर्जी तानाशाही कर रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं। कोई डेलीगेशन नहीं, ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं। अजय आलोक जी, यही लोग जो मणिपुर के लिए सवाल उठाते थे आज कोई ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात नहीं कर रहे बंगाल के लिए, क्यों? देखिए, बंगाल एक बिल्कुल आइसोलेटेड और सेपरेट केस है। कहने को महिला मुख्यमंत्री, देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री, लेकिन महिलाओं को ओपन बलात्कार किया जा रहा है। उनको चुन के देखा जा रहा है कि कौन कैसी है देखने में। उसके हस्बैंड को कहा जा रहा है इसको हमारे पास भेज दो, और पुलिस कहती है कि जाके शाहजहां से पूछ के आओ तब तुम्हारा एफआईआर लिखेंगे। तो ममता दीदी सब पे कार्रवाई कर सकती है, शाहजहां पे कार्रवाई नहीं करेगी। और ऐसे ऐसे लाखों शाहजहां हैं बंगाल में। ऐसराय घड़ी तो हम लोग सुन रहे हैं अभी, ये ऐसी घटना पूरे पश्चिम बंगाल में हो रही है। और ये बाकी घमंडिया के लोग उस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको भी वही शाहजहां चाहिए। इस देश में इन सब घमंडियों के बीच में लड़ाई हो रही है कि शाहजहां किसके पास जाएगा। ममता दीदी की क्यों लड़ाई हुई कांग्रेस में, जो उन्होंने कहा कि हम अकेले जाएंगे? उनको भी यही डर था कि शाहजहां कहीं उधर चला गया तो मेरा क्या होगा। तो अभी सिर्फ शाहजहां को ढूंढने की लड़ाई चल रही है। जवाब दीजिए। शाहजहां लोग को इस देश में कुछ नहीं किया जाएगा। देखिए नाविका जी, जिनको बंगाल का भी नहीं मालूम है वो बैठ करके बंगाल पे टिप्पणी कर रहे हैं। जब यहाँ पे रिपोर्ट्स आए, नहीं किसकी बात कर रहे हैं? की बात मैं तो बंगाल में पैदा हुई हूँ, सवाल मैंने उठाया है, क्या दिक्कत हो सकती है? मैं अजय आलोक जी की बात कर रहा हूँ। नहीं तो संदेश खाली पर आंख मूंद कर बैठ जाएं। संदेश खाली की जब रिपोर्ट्स आए, बिहारी को बंगाल नहीं पता होगा, ममता बनर्जी ने, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, सबसे पहले वहां पे स्टेट वुमेन कमीशन को भेजा, फिर वहां पे तृणमूल के एमएलए, सीनियर तृणमूल एमएलए का डेलीगेशन भेजा, फिर वहां पे 10 ऑल वुमेन टीम, महिला पुलिस अफसर की टीम को भेजा, जो वहां पे घर घर पे जाकर के वहां के लोकल लेडीज से बातचीत कर रही, सवाल जवाब कर रही हैं, उनसे तो ममता जी कह रही थी, उनकी सरकार कह रही थी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ वो बीजेपी के एक्टर कर रहे थे। लेकिन मुद्दा आज यही है कि क्या आप सारे बंगाल के लोगों को इस तरह से तिरस्कार कर सकते हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने यूपी के बारे में कहा? और मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी आपसे, क्योंकि संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, कभी दक्षिण भारत में जाकर उत्तर भारत को अपमानित करना, कभी बनारस के युवाओं को शराबी कहना, क्या यही मोहब्बत की दुकान है? जवाब दीजिए। नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी भी प्रदेश को या किसी भी भारत के भाग्य को इन्होंने अपमानित किया। उन्होंने महज यही कहा है कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की राजनीति होती है। ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है कि कल जब राहुल गांधी जी अमेठी में थे, सारा अमेठी बाहर आया था, उनका स्वागत कर रहा था, सारा अमेठी कह रहा था कि सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, और अमेठी की जनता कमल को इस बार रिजेक्ट करने वाली है। बहुत अच्छी बात, आपने जवाब तो नहीं दिया। वाराणसी का नाम लेकर जब कहा, फिर आप जवाब से भाग रहे हैं। क्यों जवाब से भाग रहे हैं अजय आलोक जी? सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। मनोज ये जवाब नहीं देंगे, मैंने बोला ही ना पहले कि स्क्रिप्टेड है ये। और अमेठी की बात कर रहे हैं, अमेठी की बात ही कर रहे हैं। अरे अभी बड़े बड़े जवाब। नविका जी, एक अंग्रेजी में कहावत है कि वॉर इज नेवर अबैंडन्ड अनटिल अनलेस, वॉर इज नेवर लॉस्ट अनटिल अनलेस इट इज अबैंडन्ड। ये तो मतलब एक जंग तब तक नहीं हारी जाती है जब तक उसको छोड़ के नहीं भाग जाओ।
ये तो 19 में ही अमेठी छोड़ के भाग गए थे, क्या खा के लड़ेंगे? और इनका सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी देखिए, ये जनता को ही कह रहे हैं कि जनता कह रही है कि हमसे गलती हो गई। इनकी क्या गलती थी 15 साल में, वो नहीं देखा, लेकिन जनता ही इनको आके कह रही है कि हमसे गलती हो गई। वाह वाह वाह, जनता के बारे में क्या उच्च विचार हैं आपके लोकतंत्र के मायने के। तहसीन आपसे उम्मीद नहीं थी। जनता को नहीं कह ये रहे, उल्टा यही कह रहे हैं कि जनता के लिए गलती हो। नहीं, और मनोज यादव जी ये ओबीसी का सवाल एक शिव प्रसाद यादव जर्नलिस्ट से पूछा। मैं पूछना चाहती हूं, शिव प्रसाद यादव को वहां पर इस तरह से लोगों के बीच में घेरना, उनके ऊपर तंज कसना, ये क्या सही है? और कौन पूछ रहा है ये सवाल? जनेऊधारी ब्राह्मण, वो बताएगा कि ओबीसी के साथ क्या हो रहा है। ये सवाल भी तो सोचने वाला है कि आजकल हम जाकर सड़क पर लोगों से नमस्ते नहीं कहेंगे, पूछेंगे भाई कौन जात से हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल रेज किया इस जगह पे नाविका जी कि जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे ओबीसी से उसकी जात पूछ रहा। लेकिन आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जब बनारस में यही जनेऊधारी राहुल जी आए थे तो वहां के नकली ब्राह्मणों ने भाजपा के 2 कौड़ी वाले जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने वहां पे शुद्धिकरण किया था। मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा था कि एक ब्राह्मण का शुद्धिकरण कैसे उस जगह का किया जा सकता है। खैर, बीजेपी को समझना पड़ेगा और ये बात मेरे ख्याल से समझ गए। अभी आपने कहा कि क्यों राहुल गांधी इस बात को कहते हैं, तू कौन है, किस जाति का है, बताओ, ये वो क्यों ना पूछा जाए? 10 साल से तो हिंदू हिंदू पूछा जा रहा है ना, ट्रेन में, बस में, सड़क पे, गली में, मोहल्ले में, नारे में, हर जगह यही तो पूछा जा रहा है, हिंदू है कि मुस्लिम है, हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर तू हिंदू है तब तो तू सेफ है, अगर तू दलित है तो नहीं सेफ है, तब तेरे ऊपर पेशाब किया जाएगा। अगर तू पिछड़ा है और दलित है तो तेरी मोछें कटवाई जाएंगी, तू मोछ नहीं हट के रख सकता। अगर तू और भी कोई जाति पिछड़े वर्ग में आता है तो तेरी राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक चीजों को हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के क्या मनोज यादव जी का ये आरोप सही है? ये आरोप सही है? किया गया था। इस आरोप में कितना दम है? योगी आदित्यनाथ ठाकुर ने शुद्धिकरण करवाया था उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा, आपको भी जवाब मिलेगा। नशे पे तो जवाब रह गया, नशे वाला जवाब ले लीजिए। बहुत बढ़िया। अरे राहुल जी, बढ़िया। आप लखनऊ आए हैं, 5 कालीदास मार्ग से निकलना, वहां भी लोग मिलेंगे आपको नशे में, गांजे के नशे में, चिलम के नशे में। सिर्फ 5 कालीदास मार्ग के रास्ते से गुजर जाना। आप किस तरह की बात कर रहे हैं मनोज यादव जी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, क्योंकि अजय आलोक जी को इसको काउंटर करने का समय मिलना चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं तो सीधी सीधी बात कह रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट नहीं करता, घुमा घुमा के नहीं मैं कहता। तो चलिए जवाब भी सीधा सीधा ले लीजिए, जवाब भी सीधा आ रहा है। नविका जी सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। इस देश में ढेर सारे ऐसे मदांध लोग हैं हर जाति में, जिनको जाति आधार पर घृणा जहर फैलाना होता है, पीता है, और इस देश में एक कानून है, और वो कानून जात टाइप गांजा, भांग, नविका जी ऐसे कैसे बात हो सकती है? हम लोग लाठी चलाते हैं। मनोज जी, आपके समय किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था, समय कम है, समय कम है, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। हर्षवर्धन जी 30 सेकंड। और आपने एक देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जो टीका टिप्पणी की, उसका जवाब तो आपको लेना ही पड़ेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 30 सेकंड, फिर अजय आलोक। गलत आरोप, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा 5 कालीदास मार्ग की तरफ से निकल जाओ। चलिए, ये नहीं कहा मैंने मुख्यमंत्री का नाम नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नहीं, मनोज यादव, वो पंजाबी में भी कहावत है, चोर भी और चतुर भी, मतलब कि आप कह भी जाएं और अपने ऊपर ले भी ना। हाँ, 1 मिनट, आपने ठाकुर भी कहा था। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जल्दी जवाब। मैंने नाम नहीं लिया भाई। नविका जी देखिए, ठाकुर मैंने कहा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि गंभीर राजनीतिक विमर्श को जब हास्य करने की कोशिश की जाती है, जब स्तरहीन तंज कसे जाते हैं, तो और लोगों को भले ठीक लगता हो जो उस डिबेट में हिस्सा हो, लेकिन जो देख रहा होता है उसको बुरा लगता होगा। और ये सही बात है कि इस देश में ढेर सारे लोग हैं जो जाति के आधार पर मदांध रहे, सत्ता आई तो उस जाति ने तांडव मचा दिया,
लेकिन यह भी सच है कि इस देश में कानून काम करता है और एक जगह नहीं। बिल्कुल सही कहा, देश में कानून काम करता है और कानून किसी की जाति, किसी का धर्म नहीं देखता। अजय आलोक जी, जो टिप्पणी की इन्होंने योगी जी पर, उस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, इनकी मानसिक स्तर इतना है, अच्छा है कि आपने जब बोला जनेऊधारी ब्राह्मण तो उसको भी ये समझ नहीं पाए, क्योंकि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं है, फर्जी जनेऊ पहना हुआ था। राहुल गांधी तो हिंदू ही नहीं है भाई साहब, ना पितृवंश है ना मातृवंश है। अगर हिंदू साबित कर दीजिएगा ना, राजनीति छोड़ दूंगा भी, ठीक है। और दूसरा, आपकी जो टुच्ची मानसिकता है ना, जो आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 2 कौड़ी का कहा और 5 कालिदास मार्ग का कहा, इसी टुच्ची राजनीति के कारण आपको कांग्रेसियों ने चिरकुट और पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा था। आप उसी के लायक हैं। मैं आपके स्तर पे गिर के आपकी तरह टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपके इसी तरह एक प्रवक्ता ने भी योगी जी के बारे में कुछ कहा था 8-10 महीने पहले। 12 मुकदमे हुए थे, ध्यान रखिएगा। आपने कहा योगी आदित्यनाथ बिल्कुल, और जाति सूचक शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है। इस तरह की बात कही जाए डिबेट पर, एक नेशनल टीवी पर। और मैं जनता के ही सवाल से आज का शो एंड करना चाहती हूं। जनता कह रही है, क्या राम मंदिर पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर राहुल गांधी कांग्रेस को डिजास्टर की ओर नहीं ले जा रहे? ये एस.के. गंभीर का गुरुग्राम से सवाल है। कई सवाल जो पब्लिक पूछ रही है, उनमें यही सवाल है कि डिबेट करिए, लेकिन डिबेट इस स्तर पर, ये तो आप जनता को झांकी दिखा रहे हैं। अब जनता क्या कहेगी, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। जो कहेगी सो आपको पता ही चल जाएगा। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। लेती हूं आप सबसे इजाजत और अपने तमाम मेहमानों का धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।